नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ताली की गूंज और अपने पसंदीदा गाने में आखिर क्या कॉमन है? दोनों की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, कंपन। तो आज हम इसी कंपन से शुरू होने वाले उस कमाल के साइंस को समझेंगे जो हमारी सुनने की दुनिया को चलाता है। चलिए ध्वनि के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो फटाक से एक आवाज होती है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उस एक सेकंड में होता क्या है? फिजिक्स के कौन से नियम हैं जो हवा के मॉलिक्यूल्स को एक लहर में बदल देते हैं? आज हम इसी अदृश्य दुनिया के राज को खोलेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर आवाज, चाहे वो एक हल्की सी फुसफुसाहट हो या कोई जोरदार धमाका, एक अदृश्य हलचल से ही पैदा होती है। और साइंस की भाषा में इसी हलचल को हम कहते हैं कंपन या वाइब्रेशन। तो ये कंपन है क्या? बस इतना समझिए कि ये किसी भी चीज का बहुत तेजी से आगे पीछे हिलना है। यही वो पहली चिंगारी है जिससे आवाज पैदा होती है। अगर कंपन ना हो तो हमारी दुनिया एकदम खामोश होगी। कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये ट्यूनिंग फोर्क वाला एक्सपेरिमेंट। देखिए, जैसे ही इसे रबर पैड पर मारा जाता है, इसकी दोनों भुजाएं तेजी से कांपने लगती हैं और इस कंपन में इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने पास लटकी हुई गेंद को भी दूर फेंक देती है। बस यही एनर्जी हवा में तरंगे बनाती है जिसे हम ध्वनि की तरह सुनते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ लैब तक ही नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर है। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स कांपते हैं। जब कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता है या जब गिटार का तार छेड़ा जाता है, हर जगह एक ही चीज हो रही है, कंपन, जो अपने आसपास की हवा में आवाज पैदा कर रहा है। अच्छा, तो कंपन ने आवाज तो बना दी, पर यह हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? यह खाली जगह में तो चल नहीं सकती। इसका जवाब छिपा है तरंगों के सफर में। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्वनि को चलने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, जिसे हम मीडियम कहते हैं। ये हवा जैसी गैस हो सकती है, पानी जैसा लिक्विड, या फिर दीवार जैसा सॉलिड। यही वजह है कि स्पेस में जहां कोई मीडियम नहीं है, सब कुछ एकदम खामोश है, चाहे कितने भी बड़े बड़े धमाके क्यों ना हो। सोचिए, जब कोई चीज आगे की तरफ कांपती है तो वो अपने आगे की हवा के पार्टिकल्स को एक साथ दबा देती है। ठीक वैसे ही जैसे भीड़ में कोई आगे बढ़ता है, इससे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसी को हम कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। और फिर जब वही चीज पीछे की तरफ जाती है तो उन पार्टिकल्स को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है जिसे विरलन या रेरफैक्शन कहते हैं। और बस यही कंप्रेशन और रेरफैक्शन की चेन एक लहर की तरह आगे बढ़ती चली जाती है। पता है, इसी वजह से ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसमें हवा के पार्टिकल्स खुद सफर नहीं करते, वो तो बस अपनी जगह पर आगे पीछे हिलकर एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स को पास कर देते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जहां एनर्जी आगे बढ़ती है, डोमिनोज नहीं। हर आवाज की अपनी एक पहचान होती है ना? एक मच्छर की भिनभिनाहट और एक शेर की दहाड़ में क्या फर्क है? कोई आवाज तीखी होती है, कोई मोटी, कोई धीमी तो कोई तेज। आइए अब ध्वनि की इस खास भाषा और इसकी ग्रामर को समझते हैं। देखिए, सारा खेल तरंग के फिजिकल गुणों का है, जो हमारे सुनने के अनुभव को तय करते हैं। तरंग की फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कंपन कितनी बार हो रहा है, वो आवाज की पिच तय करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी तीखी आवाज, जैसे सीटी। और तरंग का एम्पलीट्यूड यानी कंपन का साइज आवाज की लाउडनेस तय करता है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतनी तेज आवाज, जैसे ड्रम की आवाज। तरंग की एक और जरूरी प्रॉपर्टी है तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। ये बस दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच की दूरी होती है। ये समझ लीजिए कि ये ध्वनि की लहर के एक पूरे साइकिल की लंबाई है। लेकिन तब क्या होता है जब ध्वनि की ये लहर किसी चीज से टकराती है? क्या वो वहीं रुक जाती है? नहीं, बल्कि वो एक नया और बहुत दिलचस्प बर्ताव दिखाती है। जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है या लाइट शीशे से रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही ध्वनि भी किसी ठोस सतह से टकराकर लौट आती है। और मजे की बात यह है कि ये रिफ्लेक्शन के उन्हीं नियमों को मानती है जो लाइट के लिए हैं। इससे पता चलता है कि नेचर के नियम कितने कंसिस्टेंट हैं। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है,
हमारे दिमाग को असली आवाज और टकराकर लौटी हुई आवाज में फर्क करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का गैप चाहिए। अगर आवाज इससे जल्दी लौटकर आ गई तो हमारा दिमाग उसे एक अलग आवाज की तरह पहचान ही नहीं पाएगा और हमें कोई इको यानी गूंज सुनाई नहीं देगी। और इसी 0.1 सेकंड के हिसाब से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि गूंज सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। हवा में ध्वनि की स्पीड को ध्यान में रखते हुए एक साफ इको सुनने के लिए आवाज के सोर्स और दीवार के बीच कम से कम 17.2 मीटर का फासला होना ही चाहिए। और ध्वनि के इस रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं। मेगाफोन और हॉर्न आवाज को बार बार रिफ्लेक्ट करके एक खास दिशा में भेजते हैं। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन को कई बार रिफ्लेक्ट करके हमारे कानों तक साफ साफ पहुंचाता है। और कॉन्सर्ट हॉल की घुमावदार छतें भी इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आवाज पूरे हॉल में बराबर फैल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर तरह की आवाज सुन सकते हैं? सच तो यह है कि ध्वनि की एक पूरी दुनिया है जो हमारी सुनने की क्षमता के बिल्कुल परे मौजूद है। एक औसत इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें ही सुन सकता है। इसे हमारी सुनने की रेंज या ऑडिबल रेंज कहते हैं। ये हमारी सुनने की लिमिट है। जो आवाजें 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं उन्हें आप महसूस तो कर सकते हैं पर सुन नहीं सकते। उन्हें इंफ्रासाउंड कहते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं, जो हमारे लिए पूरी तरह खामोश हैं, उन्हें प्राश्रव्य या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। प्रकृति में कई जीव इन सीमाओं से परे की दुनिया में बात करते हैं। गैंडे और हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो दूसरी ओर डॉल्फिन्स और चमगादड़ शिकार करने और अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसे इकोलोकेशन कहते हैं। और इंसानों ने भी इस अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का कमाल का इस्तेमाल किया है, जिसने मेडिकल साइंस और इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। शरीर के अंदर के अंगों को बिना किसी कट के देखने से लेकर किडनी स्टोन को बिना ऑपरेशन के तोड़ने तक और तो और मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स में छिपी दरारों का पता लगाने तक इसके अनगिनत यूजेस हैं। तो ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये ऊर्जा, तरंगों और फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। अगली बार जब कानों में कोई आवाज पड़े, चाहे वो बारिश की बूंद हो या कोई गाना, तो एक पल रुककर उस अदृश्य कंपन के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने ये सब कुछ शुरू किया।